मेरी माँ मुझसे पूछती है कि बेटी सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ना मेरा पति मेरे साथ पति की तरह रहता है, ना ही इस घर में क्या हो रहा है उसका मुझे पता है लेकिन मैं अभी उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने मेरी माँ को कुछ नहीं बताया। उनके जाने के बाद जब मेरे ससुर घर पर थे तो मैंने उनसे पूछ लिया कि पिताजी सासू माँ कैसे चल बसी। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने कोई बहुत गलत बात पूछ ली हो। बोले बेटा तुमने मुझसे तो यह बात पूछ ली, लेकिन भूल कर भी यह बात कभी अपने पति से मत पूछ लेना। समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा अभी इस बात को मत करो। इतना कहकर वो चले गए। अब रात होने से मैं डरने लगी थी। रात फिर वही होता, मेरे पति आधी रात को उसी कमरे में जाते और वहां से मुझे बहुत धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती। उस रात मैंने सोच लिया था कि आज मैं चाबी लेकर ही रहूंगी। रात जब वो कमरे में आकर थोड़ी देर बाद सोए तो मैंने धीरे धीरे उनकी जेब से चाबी निकाल ली। सुबह जल्दी ही मैं उस कमरे की और गई। मन में कई तरह की बातें और डर था। मैं उस दरवाजे के सामने थी जहां ताला था और उसकी चाबी मेरे हाथ में थी। मैंने थोड़ी देर खड़े होकर सांस ली और चाबी उस ताले में लगाई। लेकिन मेरी धड़कनें तब रुक गई जब पीछे से मेरे ससुर ने मुझे आवाज लगाई, बहू। उनकी आवाज ने मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं पीछे नहीं पलटी लेकिन वो मेरे पास आए। मुझे देखकर बोले कि क्या कर रही हो यहाँ, और इस कमरे की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई। में चुप थी तो उन्होंने फिर पूछा कहाँ से मिली तुम्हें यह चाबी, तुमने मेरे कमरे से इसे लिया है। मैंने कहा नहीं, यह तो आपके बेटे के पास थी, वो रोज रात यहाँ इस कमरे में आते हैं। यह सुनकर उन्हें हैरानी हुई। वो बोले कि संजय इस कमरे में फिर जाने लगा, वो भी रात में। मैंने पूछा आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग इस कमरे में छिपा रहे हो, यहाँ से रात को बेटा बेटा की आवाजें आती है, क्या संजय की माँ इस कमरे में है। मेरे ससुर ने यह सब सुनकर कहा कि गलती मेरी ही, तुम्हें सब पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ सोचने लगोगी। उन्होंने मेरे हाथ से चाबी ली और सीढ़ियों का दरवाजा खोला, नीचे उतर एक कमरे में गए। कमरा खोलते ही मुझे कमरे का राज पता चल गया। कमरे में मेरी सांस का सारा सामान, कपड़े, तस्वीरें और गहने थे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे बताया कि संजय की माँ 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसी। वो अपने भाई के यहाँ जा रही थी संजय को। उस दिन उसने कहा कि वो उसे उसके भाई के पास ले जाए, अगले दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन संजय ने मना कर दिया, कहा कि उसे नहीं जाना, मुझे अच्छे से बाइक चलाना नहीं आता है। इसलिए उसने अपने भाई को बुला लिया, लेकिन जाते वक्त उनकी बाइक फिसल कर गिर गई। संजय की मां को सर में चोट लगी जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। संजय अपनी मां की मौत का खुद को जिम्मेदार मानता है। उसका मानना है कि अगर वो उस दिन मां को ले जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस घटना के बाद वो कई दिनों तक बोला नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे संभाला है। बात बात पर वो अपनी मां को याद करके रोने लगता है, गुस्सा करने लगता है, खुद को कोसने लगता है। उसे उसकी माँ की याद ना आए, इसलिए उसका सारा सामना मैंने यहाँ पर रख दिया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके फोन में कई वीडियो है उसके माँ के साथ। शायद रात में आकर वो यही सब फिर देखने लगा है। मैंने सोचा कि उसकी जिंदगी में अगर प्यार आएगा तो शायद कुछ हद वो फिर से खुश हो सकेगा, इसलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। उसकी माँ उसे शादी के लिए कहती थी लेकिन वो मना करता था। शादी के वक्त भी वो यही कह रहा था कि माँ नहीं है तो शादी करके किसे खुश करूं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था उसे गलत मत समझो, उसे प्यार की जरूरत है। उसे यह विश्वास दिलाना है कि जो हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता, ना ही उसमें उसकी कोई गलती है। कुछ समय पहले जिस पति से मैं डर रही थी अब उसके लिए मेरे दिल में प्यार और सहानुभूति जाग गई। जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो कैसे बुरा हो सकता है।
मैंने उसी समय अपने ससुर से कहा कि अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं उन्हें संभाल लूंगी। सुबह जब वो घर से बाहर जाने लगे तब मैंने उन्हें कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान जरूर आई। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वो अपने आप को दोषी समझना बंद कर दे। धीरे धीरे मुझे उनकी मुस्कान वापस लानी है और मुझे पता है मैं ऐसा कर सकती हूँ।